भाई देखो यूनिट 8 थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वैसे तो केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं लेकिन फिजिक्स के आधार पर आपको पढ़ाऊंगा। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब ट्रांसफॉर्मेशन किसके बीच? सिस्टम एंड सराउंड के बीच। सर सिस्टम क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसे आपको ऑब्जर्व करना है कि इसका टेम्परेचर क्या है, इसका प्रेशर क्या है, इसकी वॉल्यूम क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट क्या है, उस पूरे के पूरे चैम्बर को आप सिस्टम कंसीडर करेंगे और उसके बाहर की चीज को सराउंड कंसीडर करेंगे। सिस्टम प्लस सराउंड दैट इज इक्वल्स टू यूनिवर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो सबसे पहले आप रखेंगे मैंने एक सिस्टम कंसीडर किया और इसके चारों तरफ का सराउंड कंसीडर किया। सिस्टम प्लस सराउंड दोनों मिलकर के बन गए यूनिवर्स। फिजिक्स मेनली आप तीन पैरामीटर्स पर पढ़ेंगे, इन्हें कहते हैं थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वैसे थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर लेटेंट हीट, गिब्स फ्री एनर्जी, स्पेसिफिक हीट वगैरह भी है, लेकिन मैंने कहा आप अगर बेसिक से पढ़ें पूरी थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से तो आप पढ़ेंगे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पर मेन डिपेंडेंट है थर्मोडायनेमिक्स। सराउंड का प्रेशर मैंने P2 मान लिया, वॉल्यूम V2 मान लिया, टेम्परेचर T2 मान लिया। समझ गए आप मेरी बात? एक कंडीशन आप पढ़ते हैं क्या? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, किसी कंडीशन पर सेटिस्फाई हो सकती है लेकिन हमेशा के लिए कोई भी चीज थर्मल इक्विलिब्रियम में होना इम्पॉसिबल है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? अगर सिस्टम के किसी भी थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर मेनली टेम्परेचर पर सराउंड के टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता कभी भी इनफाइनाइट टाइम के लिए। मींस इसके थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर यहां पर हैं इस लाइन पर और टाइम बढ़ता चला गया और थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर डेविएट नहीं होते, तब आप इस कंडीशन को मेनली टेम्परेचर अगर यहां था और इसका थ्रू आउट द टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, तब आप क्या कहेंगे? सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम है। कांसेप्ट क्लियर है जी? 100%। कोई भी प्रोसेस आइसोथर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कोई भी प्रोसेस इक्विलिब्रियम में नहीं होता हमेशा के लिए, कुछ समय तक इक्विलिब्रियम हो सकता है, तो ऐसे प्रोसेस को क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। कुछ समय तक रुका, मैंने मान लिया टेम्परेचर कुछ समय तक थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से इक्विलिब्रियम में रहा, फिर वो या तो कम हो गया या तो ज्यादा हो गया, मतलब ग्राफ मीन कंडीशन से डेविएट होना स्टार्ट हो गया। ऐसे प्रोसेस को जो कुछ समय तक कांस्टेंट और उसके बाद डेविएट हो जाता है, ऐसे प्रोसेस को क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस कहा जाता है। क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस मेनली प्रैक्टिकली पॉसिबल होते हैं। समझ गए आप? इसके बाद मैंने आपसे बात बताई, सिस्टम और सराउंड के बीच जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, ऐसे कहते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है? ओपन सिस्टम में ऐसा होता है कि सिस्टम और सराउंड के बीच आदान प्रदान हीट एनर्जी का भी होता है और मैटर का भी होता है ओपन सिस्टम के अंदर। क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होता है? क्लोज सिस्टम में सिर्फ हीट एनर्जी का आदान प्रदान चलता है, ठीक है, बाहर गई हीट या बाहर से अंदर आई, पार्टिकल्स ऑफ गैस सिस्टम के अंदर रहते हैं, सराउंड के पास रहते हैं। आपस के एटम्स, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स वगैरह कोई भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं होते। एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम है वो भी हाइपोथेटिकल है, किसी सिचुएशन तक सेटिस्फाई हो सकता है, हमेशा के लिए नहीं हो सकता। उसमें क्या होता है? ना तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना ही मैटर का ट्रांसफर होगा, और ऐसे सिस्टम को आप आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। अब जरा ध्यान से समझेंगे आप क्या? आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना तो मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन है ना ही एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आपके पास एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि एक सिस्टम है आपके पास और उस सिस्टम के अंदर क्या होता है? 10 एटम सिस्टम के सराउंड में चले गए, तो ऐसे सिस्टम का नाम क्या? तो ऐसे सिस्टम को आप क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम। उन्होंने कहा कि मैटर का एक्सचेंज नहीं है, सिर्फ हीट एनर्जी का एक्सचेंज है, तो क्लोज सिस्टम। उन्होंने कहा ना तो मैटर का एक्सचेंज है सिस्टम और सराउंड के बीच, ना एनर्जी का एक्सचेंज है, तो आप क्या कहेंगे? आइसोलेटेड। कांसेप्ट क्लियर? तो यहां दो बाउंड्री की बात होती है। एक बाउंड्री ऐसी जो कंडक्टिंग होती है, कंडक्टिंग, मान लीजिए यहां गैस का टेम्परेचर अलग है, यहां गैस का टेम्परेचर अलग है, तो टेम्परेचर घट बढ़ सकता है, आपस में एक्सचेंज हीट हो सकती है, तो ऐसी को कंडक्टिंग वाल कहा जाता है, डायथर्मिक। और अगर ये इंसुलेटेड है तो एक्सचेंज नहीं होगा, इसे एडियाबैटिक वाल या फिर इंसुलेटेड वाल कह सकते हैं। कांसेप्ट क्लियर? अब थर्मोडायनेमिक्स के ना मेनली 4 प्रोसेस हैं,
इन 4 प्रोसेस पर आप पूरी थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा वर्क डन ऑन द सिस्टम टेकन टू बी पॉजिटिव, लेकिन केमिस्ट्री वाले क्या कहते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम टेकन टू बी नेगेटिव। उसकी भी वजह है, ध्यान देंगे आप। मैंने कहा वर्क डन ऑन द सिस्टम टेकन टू बी पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम टेकन टू बी नेगेटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन टू बी पॉजिटिव। थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहा, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर किया गया कार्य पॉजिटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन टू बी नेगेटिव, टेकन टू बी नेगेटिव। कॉन्सेप्ट क्लियर जी। अब ऐसा क्यों बच्चे, मैंने मान लिया 1 मोल ऑफ आइडल गैस है इसके अंदर, समझ रहे हैं आप मेरी बात। मैंने कहा कि फिजिक्स के अंदर इस सिस्टम की बाउंड्री और आइडल गैस को सिस्टम माना जाता है। अगर मैं वर्क करता हूं इसकी बाउंड्री के ऊपर तो ये कंप्रेस होता है, सिस्टम कंप्रेस होता है, सिस्टम की वॉल्यूम का चेंज नेगेटिव में होता है। पहली वॉल्यूम ज्यादा थी, बाद की वॉल्यूम कम हुई, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, आपके पास नेगेटिव आएगा वॉल्यूम का चेंज। जब आप सिस्टम को कंप्रेस करते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम करते हैं, तब कंप्रेस होता है सिस्टम, और कंप्रेशन के कारण वॉल्यूम घटती है, और वॉल्यूम घटने को वर्क नेगेटिव कहा जाता है। एक बच्चे ने कहा सर वर्क नेगेटिव क्यों होगा अगर वॉल्यूम कंप्रेस हो। मैंने कहा बेटा मैंने मान लिया एक कंटेनर है, और उस कंटेनर के ऊपर मैंने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाई, और इसके अंदर एक 1 मोल ऑफ गैस लिया। मैंने इस गैस को गर्म किया, गैस गर्म करने से गैस के पार्टिकल्स ने प्रेशर एक्सर्ट किया इस पिस्टन के ऊपर, और पिस्टन यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो गई। आप इस दूरी को कंसीडर कर लीजिएगा dx, और इस पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो पाई आर स्क्वायर होता है उसे मान लीजिएगा a। तो पिस्टन नीचे से ऊपर तक खिसकी, नीचे से ऊपर तक खिसकी, अभी वॉल्यूम यहां तक थी, अब वॉल्यूम बढ़ गई तो वॉल्यूम हो गई पॉजिटिव, चेंज ऑफ वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये पॉजिटिव हो गया। अब ध्यान देंगे, मैंने इसके ऊपर वर्क किया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर इनटू एरिया। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू dx किसके बराबर होता है, चेंज ऑफ वॉल्यूम। मैंने कहा जब गैस एक्सपैंड हुई तो वॉल्यूम पॉजिटिव थी, दैट्स व्हाई वर्क टेकन टू बी पॉजिटिव। तो अगर आप सिस्टम को एक्सपैंड करते हैं, सिस्टम काम करता है, सिस्टम काम करता है तो वर्क को पॉजिटिव लेंगे, और सिस्टम को कंप्रेस करते हैं, सिस्टम के ऊपर आप काम करते हैं, सराउंड सिस्टम के ऊपर काम करता है तो वर्क को नेगेटिव लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर। हीट गिवन टू द सिस्टम, जब सिस्टम को हीट दी जाती है वो पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव हीट की वजह क्या है, क्योंकि वो हीट पॉजिटिव वर्क करती है, वॉल्यूम को एक्सपेंड करती है, वॉल्यूम एक्सपेंड होगी तो वर्क पॉजिटिव होगा। तो हीट गिवन टू द सिस्टम टेकन टू बी पॉजिटिव एंड हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम टेकन टू बी नेगेटिव। जब सिस्टम से आप हीट को बाहर निकाल लेंगे तो अंदर कूलनेस बचेगी, और कूलनेस क्या करेगी, एटम्स मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को घटाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस घटेगा तो वॉल्यूम घटेगी, वॉल्यूम नेगेटिव होगी तो वर्क टेकन टू बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई हीट गिवन टू द सिस्टम टेकन टू बी पॉजिटिव एंड हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम टेकन टू बी नेगेटिव। कांसेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नॉट? आप सेटिस्फाई है बच्चे? सेटिस्फाई है? एक बार आप वीडियो जरूर देख लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ना वन शॉट वीडियो का मतलब होता है लेक्चर जितना ज्यादा हो सकता है उतना लेक्चर में एक वीडियो में कवर करो। सबसे पहले यहां से इंपॉर्टेंट बात करते हैं, एक तो यही चीज कि वर्क डन ऑन द सिस्टम टेकन टू बी आप क्या लेंगे, नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन टू बी पॉजिटिव, हीट गिवन टू द सिस्टम टेकन टू बी पॉजिटिव, हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम टेकन टू बी नेगेटिव। एक तो इंपॉर्टेंट यही है, यह महत्वपूर्ण सवाल है, पाइनोड में आने के चांस हैं अगर ये एमसीक्यू में आ, ठीक है। इसके बाद मेन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सबसे पहले है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने से चेंज ऑफ टेम्परेचर 0 हो जाता है। समझ गए आप मेरी बात? अब इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करके पढ़ेंगे कि किस तरीका का भी क्वेश्चन आ जाए आइसोथर्मल प्रोसेस पे, हम इसे अटेम्प्ट कर लें। सवाल आया आइसोथर्मल प्रोसेस मेन कौन से हैं? आप कहेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस या किसी भी चीज का मेल्टिंग एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और बॉइलिंग भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। बच्चे ने एकदम कहा कि सर इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस मेल्टिंग प्रोसेस है, ठीक है, या मेल्टिंग प्रोसेस ही आइसोथर्मल है। तो मैंने कहा बच्चे जरा ध्यान दें,
आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर एक सॉलिड स्टेट में, 0 डिग्री सेल्सियस, मैंने इसे लेटेंट हीट दी। लेटेंट हीट हिडन हीट होती है दैट इंक्रीज द इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड ओनली चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंज एनी टेम्परेचर। ठीक है जी। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जब आइस थी, आपने इसे लेटेंट हीट दी, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड स्टेट में वाटर बन गया। देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज 0, तो मेल्टिंग इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आपने पूछ लिया कि सर यहां स्पेसिफिक हीट कितनी होगी। मैंने कहा आपको पता है स्पेसिफिक हीट क्या होती है? आपने कहा नहीं, पढ़ा था बस स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज द यूनिट टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। किसी यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करना है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है टोटल इंक्रीज हीट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन इंक्रीज टेम्परेचर इनटू मास। समझ गए आप? इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0, चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है? 0 है, पुट दिस वैल्यू है, तो स्पेसिफिक हीट क्या हो गई? इनफाइनाइट। तो याद रखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट होती है, मेल्टिंग प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट होती है। बच्चे ने मुझसे कहा कि अब बॉइलिंग प्रोसेस को प्रूव कीजिए कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब बॉइलिंग को आइसोथर्मल किस तरीके से प्रूव करेंगे आप? आपने H2O लिया, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए, जब 0 डिग्री के बाद इस H2O को ले गए आप 100 डिग्री सेल्सियस तक। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर बॉईल होता है, तो आप इसे लेटेंट हीट देंगे। लेटेंट हीट देने पर टेम्परेचर कोई इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। और ये जो वाटर है ये स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में, और टेम्परेचर इसका 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। दैट्स व्हाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग बोथ आर द आइसोथर्मल प्रोसेस, और बोथ process have infinite specific heat according to this formula। concept clear? ये महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होती है, या किस प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट होता है। 4 वहां ऑप्शंस होंगे आपके पास, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोवॉल्यूमिक, और आइसोवॉल्यूमिक को आइसोकोरिक भी कहा जाता है। concept clear? आइसोथर्मल प्रोसेस अच्छे से समझ आया सभी को? वीडियो एक बार जरूर देख लेंगे आज आप, कल के एग्जाम से पहले, परसों एग्जाम आपका। इसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस पर चलते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस जिस प्रोसेस के अंदर हीट कांस्टेंट रहे और चेंज ऑफ हीट 0, ये वो हीट है जो बाहरी एटमॉस्फेयर, बाहरी सराउंड से सिस्टम को प्रोवाइड की जाती है, और जो आप U रिप्रेजेंट करते हैं, केमिस्ट्री अभी पढ़ कर आए हैं, डेल्टा U रिप्रेजेंट करते हैं, वो U इंटरनल हीट और डेल्टा U चेंज ऑफ इंटरनल हीट होता है। कांसेप्ट क्लियर? 100% समझ? वो U टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जिसे T से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर किसी प्रोसेस में चेंज ऑफ टेम्परेचर 0 होगा तो उसकी इंटरनल हीट का भी चेंज 0 होगा, जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर होता है। ये जब थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, समझ आ गया? अब जरा देखिए ध्यान से, यहां भी स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला मेरे पास ये है। अगर आप ध्यान दें, यहां हीट का चेंज 0 है, तो स्पेसिफिक हीट इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है बच्चे? 0। अब सर हम पता कैसे करेंगे कि स्पेसिफिक हीट यहाँ 0 है? मुझे ना कोई ऐसा प्रोसेस है, ना मेल्टिंग है ना बॉइलिंग है, तो दोनों प्रोसेस देख लूं। मैंने क्या कहा, एक ना टायर फट गया एकदम से, और एक टायर से हवा बहुत आराम से निकल रही है, तो इनमें कौन सा प्रोसेस एडियाबैटिक है, कौन सा प्रोसेस इसमें आइसोथर्मल? मैंने कहा जो भी फास्ट प्रोसेस हुआ वो एडियाबैटिक है। टायर एकदम फट गए, क्या निकलती है? एकदम से हवा निकलती है, तो इट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। और आराम से हवा निकलना आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बच्चे ने एकदम से मुझे कहा कि सर एडियाबैटिक प्रोसेस तेज क्यों है, आइसोथर्मल तेज क्यों है? तो उसे डिस्कस करते हैं अभी, पहले सारे प्रोसेस करेंगे डिस्कस। अब एडियाबैटिक के बाद आइसोवॉल्यूमिक, जब सिस्टम की वॉल्यूम कांस्टेंट रहे और चेंज ऑफ वॉल्यूम 0।
अब वर्क इज इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू चेंज ऑफ वॉल्यूम। मैंने कहा जब चेंज ऑफ वॉल्यूम जीरो हो तो याद रखिएगा आइसो वॉल्यूमिक या आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर अमाउंट ऑफ वर्क डन जीरो होता है। क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन जीरो होता है। इसके बाद आइसोबैरिक, बैरिक मतलब प्रेशर, जहां प्रेशर कांस्टेंट हो और चेंज ऑफ प्रेशर जीरो। इज दैट क्लियर टू यू नॉट? कांसेप्ट क्लियर है? अब यहां ना आपको केमिस्ट्री का एक नियम यूज करेंगे, वैसे तो फिजिक्स के अंदर भी है बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ही एप्लीकेबल है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ही एप्लीकेबल है वो ये बात आप याद रखेंगे, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेंपरेचर। थर्मोडायनेमिक्स में ये आता है जी पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। अब दरअसल क्या सीन है, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है और ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो होता है आराम आराम से, इसका प्रेशर घटा और इसका प्रेशर एकदम से घट गया, ये फास्ट प्रोसेस, ये एडियाबैटिक। आपके दिमाग में आज तक वो सवाल नहीं उठा होगा जिसका जवाब मैं बगैर सवाल पूछे आपसे दे दूंगा यार, बहुत ध्यान से समझते हो बस। इतना डीपली आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी, मुझे पूरा भरोसा है आपको। एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल, आप में से कितने बच्चों ने ये इक्वेशन पढ़ी है, पीवी इज इक्वल टू आरटी? ऑलमोस्ट सभी ने केमिस्ट्री में पढ़ी है। इसे आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। शायद आप लोगों को 100% ये पता हो कि इसे आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, लेकिन आप में से 50% बच्चों को ये नहीं पता कि इसे आइडियल गैस इक्वेशन सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस की कहते हैं। पता था आपको? ध्यान दीजिए, इस प्रोसेस में गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है अगर, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितनी वॉल्यूम बढ़ेगी उतना प्रेशर घटेगा। सही बात? 100% सेटिस्फाई है? कोई दिक्कत? ठीक है। अब मैं ना पहुंच गया एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है पी वी की पावर गामा दैट इज इक्वल टू के इज कांस्टेंट, और गामा इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो ऑफ द गैस Cp upon Cv and Cp upon Cv for the gas always greater than 1. Specific heat at constant pressure is more than the specific heat at constant volume. Cp minus Cv that is equal to R. केमिस्ट्री में आप पढ़ गए हैं, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब इतना सा आपको अंडरस्टैंड, ये चीजें आपको खुद में खुद पता होनी चाहिए क्या, कि जब 1 से बड़ी वैल्यू गामा की है, तो जब मैं इसे P इज इक्वल्स टू के अपॉन वी की पावर गामा लिखूंगा तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V की पावर गामा होगा। तो इस फैक्टर को ध्यान से देखूंगा और इस फैक्टर को ध्यान से देखूंगा, इसका मतलब है V की पावर 1 है, इसका मतलब है V की पावर मोर देन 1 है, मींस प्रेशर तेजी से गिरेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है। दैट्स व्हाई एडियाबैटिक प्रोसेस इज द फास्ट प्रोसेस। आपको क्लियर है? 100% क्लियर है यार बच्चे को? पक्का? ठीक है। अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। एक है दिवान सर का तो फेवरेट न्यूमेरिकल है, इस तरीके का कंसेप्चुअल क्वेश्चन उन्होंने बार बार किया है। अगर ये एक सर्कल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो सर्कल है इसका एरिया अमाउंट ऑफ वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। वैसे क्लास 9th के बाद अगर आपने अच्छे से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को नहीं स्टडी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर्ली क्लास 9th से ज्वाइन करके पढ़ाऊंगा। जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कमजोर है फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, अगर वो सिर्फ इतनी सी बात मेरी समझ ले, ये 1 मिनट से भी कम की बात है, जरा ध्यान देंगे। अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और कोई भी कैसी भी आप स्लोप ड्रॉ कर लो, कुछ भी कर लो, मुझे नहीं पता इस बात से, तो याद रखिएगा जो ये एरिया होगा, इस एरिया की वैल्यू ये इनटू ये के बराबर होगी। समझ गए आप मेरी बात? तो ये इनटू ये करके इसका एरिया बराबर होगा। समझ गए? मान लीजिए फोर्स है और ये डिस्टेंस है, फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू वर्क होता है सर। समझ गए आप? तो एरिया विल रिप्रेजेंट द वर्क, एरिया विल रिप्रेजेंट द वर्क। कांसेप्ट क्लियर? फिर अगर कोई ये लाइन है तो याद रखेंगे इसके नीचे का एरिया तो इसके इनटू इसको रिप्रेजेंट करेगा।
अगर आपसे पूछ लेगी ये लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस को। 100% समझ आ गया। यही दो चीजें आपके पास आती है। तो याद रखिएगा प्रेशर इनटू चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो सर्कल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। अगर वॉल्यूम आप एक्स एक्सिस पर रखते हैं, प्रेशर आप वाई एक्सिस पर रखते हैं, तब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होगा नेगेटिव वर्क और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होगा पॉजिटिव वर्क। अब एक बच्चे ने कहा कि ऐसा क्यों सर? मैंने कहा जरा ध्यान दें। मैंने कहा इसके नीचे का एरिया ये इनटू ये रिप्रेजेंट करेगा। अब एंटी क्लॉक में क्या है, यहां से यहां तक गई वॉल्यूम, तो इसके नीचे का एरिया ये हुआ। यहां फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, इनिशियल कम थी, तो ये पॉजिटिव वर्क हुआ इतना, इसके नीचे का एरिया। लेकिन फिर यहां से यहां तक आया तो सारा एरिया ये हो गया। फाइनल वॉल्यूम कम थी, यहां फाइनल वॉल्यूम कम हुई क्योंकि वॉल्यूम यहां से आई और इनिशियल ज्यादा थी, तो नेगेटिव वर्क हो गया। अब नेगेटिव का एरिया ज्यादा, पॉजिटिव का कम, तो इस नेगेटिव में से ये पॉजिटिव आप माइनस करेंगे तो आपके पास नेट अमाउंट ऑफ वर्क कितना आएगा, नेगेटिव। याद रखेंगे, आपकी समझ आया? हर बच्चा सेटिस्फाई है जी, पक्का? अब इससे रिलेटेड ये सवाल आया कि पॉजिटिव वर्क होगा नेगेटिव, तो आप क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क है। अब ध्यान देंगे किस तरीके से सवाल आएगा। यहां प्रेशर P, यहां 2P है, यहां वॉल्यूम V, यहां 2P है, और आपको इस तरीके से कहा कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड गिव इट्स नेचर। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वॉल्यूम एक्स एक्सिस पर है या नहीं। बस वॉल्यूम है एक्स एक्सिस पर, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पर है, तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। अब वर्क कितना है, इसका एरिया वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या है, ट्रायंगल है, तो हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना है, ये बेस है, यहां से यहां तक का 2v था, यहां से यहां तक का v, तो ये कितना बचा v, 2v माइनस v। हाइट 2p माइनस v, तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड इट इज पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए इससे बाहर नहीं होगा, इस तरीके के सवाल आएंगे। अब दो डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द एडियाबैटिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन या आइसोथर्मल कंप्रेशन। समझ आ गया? ठीक है। वर्क इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। भाई मैंने मान लिया मेरे पास एक इंसुलेटेड चैम्बर है, कोई भी इंसुलेटेड चैम्बर नहीं, एक मेरे पास इस तरीके का कंटेनर है जिसका बेस परफेक्ट कंडक्टिंग हो, ताकि जितनी भी हीट आप यहां से दें, इसे गर्म करने में कोई भी हीट खराब ना हो और सारी हीट ट्रांसफर हो जाए गैस को। लेट अस कंसीडर 1 मोल ऑफ आइडल गैस। फिजिक्स में डेरिवेशन आसान करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। आप 1 मोल मान लीजिए हर चीज को, तो उस चीज से आप पीछा छुड़ा लेंगे, PV इज इक्वल टू LRT। आप लिखेंगे फिर PV इज इक्वल टू RT। समझ आ गया? मैंने मान लिया फ्रिक्शनलेस पिस्टन है और आप इस गैस को गर्म करते हैं इस तरीके से कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। लेट 1 मोल ऑफ गैस heated isothermally and piston displays dx displacement in direction of pressure, जो प्रेशर गैस एक्सर्ट करेगी। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर। अब आप ध्यान देंगे, प्रेशर लगा और गैस की डिस्प्लेसमेंट हुई dx डिस्टेंस ऊपर तक। वर्क डन ऑन द पिस्टन
बाय द गैस। यहां गैस सिस्टम है और पिस्टन सराउंड है। गैस यहां सिस्टम है और पिस्टन सराउंड है। वर्क डन ऑन द गैस ऑन द पिस्टन बाय द गैस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट dx। फोर्स भी अपवर्ड लगा क्योंकि प्रेशर अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड हुई, तो dx cos 0 डिग्री। जब आप डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो cos थीटा आ जाता है, और थीटा की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है ध्यान दीजिएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है उस पर ध्यान देंगे। फोर्स ऊपर लगा, प्रेशर ऊपर लगा, डिस्प्लेसमेंट सिलेंडर की जो पिस्टन है उसकी ऊपर हुई, तो दैट्स व्हाई थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू 1, तो dw इज इक्वल्स टू आया F dx। अब बच्चे फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो dw इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया dx, तो dw इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू चेंज ऑफ वॉल्यूम। अब यहां पैच फंस गया। यहां जो डेरिवेटिव है वो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, और जिसे मुझे डेरिवेट करना है, जिसे जो फंक्शन है वो प्रेशर है, तो आपको फंक्शन को हमेशा डेरिवेटिव की फॉर्म में लाना होता है। तो प्रेशर की क्या वैल्यू रखूं मैं जो वॉल्यूम के टर्म्स में आ जाए, तो याद रखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस इक्वेशन ये होती है, तो प्रेशर इज इक्वल टू हम RT अपॉन V लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? RT अपॉन V। अब मैंने RT अपॉन V रख दिया यहां, तो dw इज इक्वल्स टू किसके बराबर है मेरे पास? RT अपॉन V इंटू dV। ये अमाउंट ऑफ वर्क है सिर्फ इतना। अब मैं यहां से लेकर के यहां तक लेकर जाऊंगा, पहली वॉल्यूम इसकी V1 थी और यहां तक की वॉल्यूम है V2। जब पिस्टन यही कहीं थी तो वर्क कितना था? 0, तो लोअर लिमिट ऑफ वर्क टेकन टू बी 0, तब वॉल्यूम क्या थी? कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लीजिएगा, d के जो राइट हैंड साइड पर होता है वो वेरिएबल होता है, उसे अंदर रखेंगे इंटीग्रेशन साइन के। टोटल वर्क निकालते समय इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, कांस्टेंट टर्म को बाहर रखा, जो d के राइट हैंड साइड में है वो वेरिएबल है, उसी चीज को बस अंदर रखा। अब उस चीज की जो लोअर लिमिट थी वो V1 थी, पहले वॉल्यूम इनिशियल कंडीशन में 0 थी जब तक वर्क 0 था, बाद में वॉल्यूम V2 हो गई और वर्क W हो गया। dw का इंटीग्रेशन W होता है, अगर लोअर लिमिट 0 हो तो डायरेक्ट किसी भी चीज का इंटीग्रेशन जो ऊपर लिमिट होती है वही होता है, समझ गए? अगर dx होता और ऊपर W तो dx का W लिख देते हैं। अब RT 1/v का होता है log एक्सपोनेंशियल बेस मॉडुलस ऑफ v अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब कई बच्चों को ये नहीं पता कि सर ये log एक्सपोनेंशियल क्या है। अब ये भी चीज समझिएगा, मैंने आपसे कहा y x, इस ग्राफ का मतलब क्या? आपने कहा सर इसका मतलब है जितना x बढ़ेगा उतना y बढ़ेगा। मैंने कहा बेटे इसका मतलब ये है कि अगर x थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो y बहुत तेजी से बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके मैंने 1 मान लिया कांस्टेंट। जब इस एक्सपोनेंशियल को हटाते हैं तो इधर लिखते हैं log एक्सपोनेंशियल बेस y दैट इज इक्वल टू x, और log एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है 2.303 इनटू log 10 बेस, और log 10 बेस पर log टेबल में सभी की वैल्यू रखी जाती है, वो यहां रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कांसेप्ट क्लियर? चलिए खैर टू द पॉइंट माय डियर, अब डेरिवेशन पर वापस चलते हैं। अब ध्यान देंगे आप W इज इक्वल्स टू RT, एक बार अपर लिमिट लिखते हैं आप, इसमें से आप लोअर लिमिट घटाएंगे। ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया अब log m माइनस n का, log एक्सपोनेंशियल बेस m अपॉन n। अब मैंने आपसे क्या कहा? log एक्सपोनेंशियल बेस को आप क्या लिखेंगे? 2.303 RT एज इट इज log 10 बेस, और आपको पता भी होगा आपके टीचर ने स्कूल में इस तरीके से ही पढ़ाया। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? कांसेप्ट क्लियर? देख मेरी बात समझिए जरा बहुत ध्यान से। log 10 बेस 2 की वैल्यू की आपको जरूरत पड़ती है, उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखेंगे 0.3010, ठीक है? बाकी की वो देकर रखेंगे। सवाल इस तरीके का लास्ट ईयर में बताऊं आपको, डीयू से मैसेज सवाल था, संयम सर ने भी ऐसे दिया था, सरस्वती विहार में एक क्वेश्चन, पाइनवुड में भी ऐसे क्वेश्चन है कि दीवान सर ने दिया था, जान देंगे इस बात पर। आपसे कहा गया है टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, सबसे पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको मालूम होती है और वॉल्यूम हो गई डबल, तो V1 की वैल्यू V रखेंगे और V2 की वैल्यू 2V रखेंगे। अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट कीजिए, V से V कट गया, log 2 आया अंदर, log 10 बेस 2 की वैल्यू 0.3010,
रखी वैल्यू आंसर आ गया। बस ध्यान रखिएगा, बच्चा गड़बड़ यहाँ करेगा जहाँ टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना भूल जाएगा। महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, आप इस डेरिवेशन को जरूर कर लेंगे। इसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन आप एक बार खुद करके देख लो, ठीक है, क्योंकि अगर सारी चीज मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर में डाल दी तो बच्चा ट्यूशन क्यों आएगा, यह भी बात जायज है, ठीक है। अब इसके बाद आप थर्मोडायनेमिक्स में कुछ नियम पढ़ेंगे। जीरो थ्रो थर्मोडायनेमिक्स का कहता है अगर मेरे पास 3 सिस्टम है ABC, और सिस्टम ए वीडियो चला भी थी नहीं, सिस्टम ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में और ए सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तब सी और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है जी। इसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, मेरे पास अगर कोई भी वर्किंग सब्सटेंस है तो जो उसे अमाउंट ऑफ हीट दिया जाता है वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, कुछ उसकी इंटरनल हीट बन जाती है। मींस इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में है, कि जिसे दी गई हीट सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट की जा सके। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस तरीके से समझिएगा, किसी भी सब्सटेंस को आपने हीट दी तो सारी को वर्क में कन्वर्ट नहीं करेगा, कुछ उसकी इंटरनल हीट की तरह वेस्ट होगी। तो इक्वेशन बनती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, टोटल गिवन हीट टू द सिस्टम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस इंटरनल हीट। इंटरनल हीट इज द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हुआ है सिस्टम का तब इंटरनल हीट जीरो होगी। एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो पूछते हैं ज्यादातर टीचर्स। एक एप्लीकेशन आप बताइएगा कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0, तो इंटरनल हीट जीरो। अगर कोई परफेक्ट आइसोथर्मल प्रोसेस आपको प्राप्त हुआ कभी, तो जितनी भी हीट आप सिस्टम को देंगे वो सारी वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और दूसरा एडियाबैटिक देखिए जरा, अगर परफेक्ट एडियाबैटिक आपके पास कोई सिस्टम है तो चेंज ऑफ हीट, क्योंकि हीट तो कांस्टेंट होती है एडियाबैटिक में, चेंज ऑफ हीट हो गया 0, तो 0 इज इक्वल टू वर्क प्लस इंटरनल हीट, तो वर्क ही कर देगा सिस्टम अपनी इंटरनल हीट से। ये भी एक बढ़िया प्रोसेस है, लेकिन बेकार प्रोसेस है आइसोवॉल्यूमिक। आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस में वर्क डन 0, तो सारी की सारी हीट वेस्ट हो जाती है इंटरनल हीट की तरह। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा नियम है जिसमें आप हीट अगर सिस्टम को दें तो वो टोटल अमाउंट ऑफ हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देगा, आइसोथर्मल। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो इंटरनल हीट से ही वो वर्क कर देगा सिस्टम, एडियाबैटिक। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें सारी हीट ही इंटरनल हीट बन जाती है और वर्क डन 0 होता है, सारा वेस्टेज होता है हीट का, तो आप क्या कहेंगे, आइसोवॉल्यूमिक। कांसेप्ट क्लियर, 100% समझ आ गया भाई, ठीक है। इसके बाद इसके ड्रॉबैक ये है कि ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, जिसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्लियर किया है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को दो साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन किया, एक क्लैसियस और दूसरा केल्विन। समझ गया? क्लैसियस ने कहा हीट फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, फ्रॉम हायर टू, और केल्विन ने कहा इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन ऑफ 100% इफिशिएंसी। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी हीट इंजन की इफिशिएंसी 100% हो, मींस टोटल गिवन अमाउंट ऑफ हीट टू द वर्किंग सब्सटेंस कन्वर्टेड टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन विदाउट एनी इंटरनल हीट। नेक्स्ट वीडियो हम शाम को करेंगे, ठीक है। उसमें क्या डिस्कस करेंगे, अगर आपसे एडियाबैटिक प्रोसेस ना हुआ, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो उस वीडियो में करेंगे। उसके बाद हीट इंजन पढ़ाया स्कूल में, हीट इंजन पूरा कराऊंगा, रेफ्रिजरेटर, कार्नोट साइकिल भी करा दूंगा, ठीक है जी।